जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर साहिबान, कॉन्फ्रेंस में शरीक मुल्की व गैर मुल्की मंदुबीन और माहिरीन सेहत, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सब लोगों को आपकी तीसरी कॉन्फ्रेंस, बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और तारीफ़ करता हूँ इस बात की कि बड़े थोड़े अरसे में एक डायनेमिक अंदाज से आपकी टीम ने बहुत सारे काम किए हैं और शवाहिद पर मबनी तिब जो इस कॉन्फ्रेंस का आपका मौजू है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत भी इसी बात की है, क्योंकि अभी भी एक इंसान की फितरत है कि जब कोविड भी आया तो बहुत अरसे तक लोग इनकारी रहे और उसके बाद जब वैक्सीन भी आया तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, और ये इंसान की फितरत है। ये सिर्फ यहाँ नहीं, अगर आप ये महसूस करें कि पाकिस्तान के अंदर अनपढ़ लोग होंगे और ऐसा होगा, जो कोविड के हवाले से लोग हमें डराते थे कि जो तुम बातें कर रहे हो वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ये अनपढ़ कौम है, मगर हुआ ये कि दुनिया के अंदर लोगों ने इस बात का मुजाहरा किया कि जुलूस निकाले, प्रोटेस्ट किए, कोविड के जो लिमिटेशंस हुकूमतों ने तय की उसकी बगावत में मास्क ना पहनने पर वे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो मुझे फिर अंदाज़ा ये हुआ कि इंसान एक सा ही है, एक विनियर है जिसका इजहार बेस ऑफ इंफॉर्मेशन के एतबार से होना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। जब हमने मसाजिद के एतबार से एक अनोखा फ़ैसला किया कि कोविड के अंदर SOPs को फॉलो करो तो दुनिया के सारे काम चल सकते हैं, तो लोगों ने कहा कि अजीब कैफियत है, तुम हरमैन शरीफैन से, जो दुनिया के इस्लामी ममालिक से ज़्यादा मुसलमान हो, वहाँ नमाज़ें बंद हैं सारी दुनिया में, और पाकिस्तान में आप मसाजिद खोल रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये था कि SOPs फॉलो हों, लिहाजा हमने उसका एहतमाम किया। लोगों ने डराया और वो बात कुछ जगहों के लिए सही हुई। लोगों ने कहा कि कोविड में सड़कों पर लोग मर रहे होंगे, सड़कों पर बिस्तर बिछे होंगे, सड़कों पर इलाज हो रहा होगा, और आपने पड़ोस के मुल्क में, हिंदुस्तान में यही देखा, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स टेंट डालकर नीचे पेशेंट्स लेटे हुए थे। इसी बात से गुफ्तगू करूँगा क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया। मैं गुफ्तगू यहीं से शुरू होनी चाहिए कि जो बहुत बड़ा एक मेडिकल इमरजेंसी हुई, जिसके सिलसिले में आपने भी मेहनत की, लोगों ने भी मेहनत की, नर्सेज ने भी मेहनत की, सब लोगों ने मेहनत की, पाकिस्तान ने भी मेहनत की, उसमें और दूसरे ममालिक में फ़र्क क्या है, ये मेरी और आपकी गुफ्तगू को सीता चला जाएगा अगर ये फ़र्क मैं और आप समझ जाएं। समझ चुके हैं, मैं सिर्फ याद दहानी कर रहा हूँ। फ़र्क तो था ना कुछ, कि उसी जेनेटिक पूल से पाकिस्तानी हैं और हिंदुस्तान के लोग हैं, आबो हवा भी वही है, मगर कोविड का वहाँ पर हमला और पाकिस्तान पर हमले के अंदर जो रिएक्शंस हुए उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, वो क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमने अल्लाह ताला से एक राब्ता रखा और उसने रहम किया। उसके बाद आप उन ड्राइवर्स को देखें कि फिर आपने क्या किया और आपने क्या किया। एक तो ये किया, एक्नॉलेज्ड, मैं तो बड़ा मेरा ईमान है, इसी वजह से मसाजिद का एहतमाम हमने किया कि मसाजिद खुली रहें, लोग जाएं, और मसाजिद को हमने यूज़ किया फॉर हेल्थ इंफॉर्मेशन। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कर रहा हूँ। जब मेरा फोकस ज़िंदगी भर प्रिवेंशन की तरफ रहा। जब मैं पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन का सदर बना तो 1-2 साल मैंने सिर्फ इस बात पर फोकस किया, एक ट्राईपार्टाइट काम किया, जो टूथपेस्ट बेचने वाले थे, जो डेंटल कम्युनिटी थी और स्कूल्स, इनको मिलाकर एक काम किया। मैंने कहा कि अगर लोग दांतों को सही तरह से साफ़ कर लें तो दांतों की बीमारियां ही बहुत कम हो जाएंगी। इस बिलीफ के साथ हमने काम किया और एक प्रोडक्शन किया। एक उस ज़माने में वीडियो कैसेट्स होते थे,
हमने कहा जो लोकल डेंटिस्ट है उसका माशरे में बड़ा रुतबा है, वो स्कूल के दरवाजे खोलेगा। जो टूथपेस्ट मार्केटिंग कंपनी है वो अपनी सैम्पलिंग भी करे, मगर लॉजिस्टिक्स भी वो प्रोवाइड करे, और बच्चों की एजुकेशन हो। और हमने 2000 के अंदर तकरीबन 8 या 9 लाख बच्चों तक ब्रशिंग की एजुकेशन प्रोवाइड की। तो लिहाजा हम समझते हैं, मैं समझता हूँ कि प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा अहम है। और सेहत के अंदर जहाँ हेपेटाइटिस का जिक्र होगा, जहाँ कोविड का जिक्र होगा, तो प्रिवेंशन। और मस्जिद को उस वक्त भी हमने 22 अहादीस मिसवाक के हवाले से, विच इज़ अ प्रीकर्सर टू द टूथब्रश, जैसे कैमल इज़ अ प्रीकर्सर टू द न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मूवमेंट, तो वो प्रीकर्सर के हवाले से 22 अहादीस का पोस्टर भी बनाया और मसाजिद में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। क्योंकि अगर माशरा रिएक्ट करेगा तो कॉम्प्रीहेंसिवली करेगा। ये पढ़े लिखों की बात सिर्फ नहीं है। जब आप कोविड की प्रिवेंशन में गए तो हज़ारों मरतबा टेलीविज़न पर सब लोगों ने याद दिलाया, तो सब लोगों ने इस बात को फॉलो किया। तो ड्राइवर्स क्या थे, मैं आपको कोविड पर ला रहा था, जहाँ से लीडरशिप निकलती है और जहाँ लीडरशिप का जिक्र आपने किया भी बार बार। ड्राइवर्स ये थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बिसात डाली हमदर्दी की, जो आपने अभी 4 चीज़ें बताई जो डॉक्टरों के अंदर होनी चाहिए, उसके अंदर आपके जहन में ज़रूर था, मगर हमदर्दी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको बाद में मैं ज़िक्र करूँगा। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हमदर्दी की बिसात बिछाई। उन्होंने कहा कि टोटल लॉकडाउन हम करने के काबिल नहीं हैं, हमारी कौम अफोर्ड नहीं कर सकती जॉबलेसनेस फॉर मंथ और 2 वीक्स और 3 वीक्स। अब चाइना की जेबें गहरी हैं, वो 2 महीने भी बंद कर दे तो अपनी जेब से लोगों को की मदद कर सकता है, पाकिस्तान में वो सकत नहीं है। ये उन्होंने बिसात डाली। एविडेंस बेस्ड एनसीओसी ने प्लानिंग की, क्रेडिट टू एनसीओसी, एविडेंस बेस्ड प्लानिंग की। आपने अपने नादरा सिस्टम को यूज़ किया जो मौजूद था, आपने आइसोलेशन किया, आपने स्मार्ट लॉकडाउन्स किया, चर्चा किया इस बात का, उलमा ने भी चर्चा किया मसाजिद के अंदर। 100% पॉपुलेशन फॉलोइंग किसी चीज़ में नहीं आई। अल्लाह के पैगाम के अंदर भी बागी मौजूद रहे, अबू लहब जैसे और बहुत सारे। तो 100% पॉपुलेशन फॉलो नहीं करती, इंसान सब के सब फॉलो नहीं करते किसी भी चीज़ को। आज भी वैक्सीन वायलेटर्स हैं जो समझते हैं कि जी वैक्सीन नहीं लगवानी। मैं पर्सनली गुफ्तगू कर चुका हूँ ऐसे लोगों से जो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कोविड एक और चीज़ की निशानदही करता है, जिस तरह से आपने इसको हैंडल किया। बड़ा फ़र्क हुआ, आपने स्मार्ट डिसीजन मेकिंग की, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग की, हमदर्दी की बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग की, और अल्लाह से ताल्लुक़ भी जोड़े रखा। ये हैं ड्राइवर्स, ये है लीडरशिप, ये हैं सही फैसले। और फ़र्क बिल्कुल आया है। अगर कोई शख्स इसमें कंफ्यूज है कि क्यों है, तो और क्या रीज़न इंसान दरियाफ्त करता है, यही कुछ रीज़न्स हैं जो नज़र आते हैं। तो लिहाजा उसको आप समझें कि कितना बड़ा आपने, और फिर उसके साथ क्या हुआ कि जब आपने इसको संभाला दे दिया तो आपकी मईशत भी कोलैप्स नहीं किया, मईशत सरवाइव कर गई। सिर्फ सरवाइव ही नहीं किया, मईशत में एक ग्रोथ फैक्टर आ गया जो लोगों की समझ में नहीं आ रहा था। जब आप फिगर्स दे रहे थे कोविड के, तो लोग उन फिगर्स को भी चैलेंज कर रहे थे। हमारे यहाँ टेलीविज़न पर तो तरीक़ा यही है कि हर चीज़ को कंट्रोवर्सी बनाते रहो, लोग उसी तमाशे को देखते हैं। तो लिहाजा वो तमाशा तो चलता रहा ना कि ये फिगर्स ही गवर्नमेंट सही नहीं बता रही, इससे कहीं ज़्यादा पेशेंस है, कहीं ज़्यादा अमवात है। उसके बावजूद अल्टीमेटली यही हुआ। अभी भी मईशत के फिगर्स को भी चैलेंज होता रहा कि जी कोई मईशत कोई GDP आपका बढ़ा नहीं है, सब हाल ख़राब है, मगर अपने आप ही नज़र आने लगता है। तो लिहाजा उसके बावजूद, कोविड के बावजूद आपके सारे माइक्रो और मैक्रो लेवल पर आपकी मईशत बेहतर हुई। तो देखो, लीडरशिप इसी को कहते हैं कि कोई चीज़ कहीं से पकड़ो तो हर चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ का इम्कान है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपने इस्तेमाल की। माशाअल्लाह अच्छी खासी रिसर्च की वैक्सीन्स के ऊपर, मैं तारीफ़ करता हूँ इस बात की। मगर एक और मेरी आपसे अपील है
यहाँ पर जिक्र हुआ बायोटेक प्लांट के हवाले से और इस हवाले से कि आर्टिफिशियल स्किन डेवलप किया जाए और लगाया जाए, इस तरीक़े कार के लिए मैंने आपसे पहले भी गुफ्तगू की थी और दोबारा हर जगह गुफ्तगू कर रहा हूँ। आज सुबह भी मैंने यही बात की कि हमारी जो रिसर्च है वो मार्केट लिंक्ड नहीं है। मैंने जो प्रिवेंशन प्रोग्राम डेंटिस्ट्री में किया था उसको मार्केट से लिंक किया। मार्केट से क्या लिंक किया कि तुम अपनी टूथपेस्ट की सैम्पलिंग करो, तुम इसकी लॉजिस्टिक संभालो और डेंटिस्ट तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलेगा और एसोसिएशन का मुनाफा होगा। एसोसिएशन ने भी उस ज़माने में पैसे भी चार्ज किए इस बात के। तो अल्टीमेटली आफ्टर 2 years ऑफ दिस प्रोग्राम, एसोसिएशन जो बिल्कुल फाइनेंशियली ज़ीरो थी, एसोसिएशन के पास इतने पैसे आ गए कि एक प्लॉट हमने लाहौर में ख़रीदा, एक प्लॉट हमने कराची में ख़रीदा जो आज करोड़ों की उसकी वर्थ है। एसोसिएशन के पास कोई पैसा नहीं है, प्लॉट है। तो व्हेन यू लुक फॉर अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, तो कभी अच्छे काम के अंदर कभी ना पैसे की कमी हुई है पाकिस्तान में, कोई कभी भी पैसे की कमी नहीं। प्रायोरिटीज़ हम अपनी सही रखें। उन प्रायोरिटीज़ के अंदर वापस मैं आऊँगा कि प्रिवेंशन इज़ अ प्रायोरिटी। लाइक हेपेटाइटिस के अंदर, कोविड के अंदर आपने प्रिवेंशन किया, ये आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। बट ज़माना भी बदल रहा है और ज़माना बदलने के हवाले से मैं समझता हूँ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन साथ साथ, अगर मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ तो अब आप मेरी कैफियत देखिए और अपनी कैफियत देखिए। मैं अपने आप को उस रूप में आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ। आम पाकिस्तानी मज़दूर होगा, वो बीमार होगा तो क्या होगा, उसकी बीवी बीमार होगी तो क्या होगा। आपने बड़ा अच्छा एहतमाम किया इस बात का कि आपका क्लिनिक के नाम से आपने शुरू किया, मगर द प्रॉब्लम इज़ फार बिगर देन दैट, इट इज़ ह्यूज। तो प्रॉब्लम की वुसअत देखकर अगर आप प्लानिंग करेंगे तो कोई ना कोई तरीक़ेकार अख्तियार करेंगे। डेस्परेशन है। चाइना को जब डेस्परेशन हुआ, देखो चाइना ने अपने आप को पावर्टी से निकाला, अपने आप को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की कैफियत से निकाला, अपने आप को 10 साल के अंदर उसने अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री बनाया और अब आज एक सुपर पावर बन गया। कैसे बना? 2 चीज़ों को उसने हैंडल किया, उसने हेल्थ हैंडल की और उसने एजुकेशन हैंडल की। दोनों चीज़ें। एजुकेशन का आपकी तालीमी इदारों का आपसे ताल्लुक़ ज़रूर है, मगर हेल्थ से प्राइमरी गुफ्तगू आज मैं और आप बैठे हेल्थ की कर रहे हैं। क्या किया उसने? उसने कहा लोगों तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते। उसने एक इनोवेटिव काम किया जो दुनिया ने उसको बहुत बुरा समझा। उसने बेयरफुट डॉक्टर्स 1-1 साल और 2-2 साल के एजुकेशन के बाद माशरे में निकाले कि मदद करो लोगों की, हैंडल देयर प्रॉब्लम्स, पहुँचो तो सही, बजाय इसके कि ये 5 साल की एजुकेशन को हम कंफर्म करें, इसके बगैर हम सबको मना कर दें कि ख़बरदार जो तुमने एक आम आदमी को कोई सेहत का मशवरा दिया। कांट हैपन लाइक दिस। मगर उन्होंने किया और उन्होंने अपनी कौम की सेहत के का एहतमाम किया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेयरफुट डॉक्टर्स की तरफ जाएं, मगर अब आपके पास टूल्स मौजूद हैं एक्सेस के। मैंने आपसे कहा कि मैं एक आम आदमी का गम आपके सामने बताता हूँ। मैं बीमार हो गया, मैं अभी भी आपकी क्लास के एतबार से, मैं अगर आपकी क्लास के अंदर अपने आप को शामिल करूँ तो अगर मैं बीमार हूँगा तो क्या करूँगा? सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि अपने किसी डॉक्टर वाकिफ़कार को फ़ोन करूँगा, उसको कहूँगा कि पेट में बड़ा सख्त दर्द है, तुम बताओ। जाने से पहले, तो जाने से पहले वो ये कहेगा, जो कुछ भी मशवरा दे वो कहे जी पेट ख़राब है, ये कर लो, ORS पी लो, फलाना को, डिहाइड्रेट मत होना, वगैरह वगैरह। अच्छा, मगर गरीब आदमी क्या करेगा? उसना कोई डॉक्टर वाकिफ़ है, किसको फ़ोन करेगा? नहीं कर सकता। कहाँ जाएगा? अब वो आपके पास आएगा या नहीं आएगा? पहले तो वो उसको निगलेक्ट करेगा, 10-15 रोज़ तो निगलेक्ट करेगा, फिर सोचेगा कि यार ये पैसे कहाँ से आएंगे मेरे पास, मैं लाइनों में कहाँ खड़ा होऊंगा। सारे सरकारी अस्पताल क्या 100% हेल्प प्रोवाइड करने के काबिल हैं? नहीं है तो मैं जिम्मेदार हूँ ना। एज ए डेंटिस्ट मैं जिम्मेदार था, एज ए डॉक्टर्स आप जिम्मेदार हैं। आप अपने छोटे आइसोलेटेड स्पेशलिटी लाइक डेंटिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कामयाब डॉक्टर मैं बन गया, मगर जिम्मेदारी तो मेरी आम आदमियों के एतबार से कितने लोगों को मैं छू सकता हूँ,
ये कितने लोगों को डेंटिस्ट छू सकता है पाकिस्तान का, ये कितने लोगों को ये इंटरनल मेडिसिन के आप स्पेशलिस्ट बैठे, कितने लोगों को आप छू सकते हैं। सो व्हाट हैपन्स टू द गरीब आदमी? उसकी बीवी है, चलो गरीब आदमी तो है, उसकी बीवी है, वो सुबह से बीमार है, रात को ये घर पहुंचता है और वो उसे कहती है कि मेरे पेट में सख्त दर्द है। उसको फ़ौरन ख्याल आता है कि आज की कमाई जो है वो तो इतनी है, मैं इसको कहाँ ले जाऊँ, ले जाऊँगा टैक्सी में बिठाऊँगा, टैक्सी के पैसों ही के अंदर वो सारा खर्चा हो जाएगा, फिर अस्पताल जाऊँगा, फिर बीमार, वो कहेगा कि बर्दाश्त करो, आज चलाओ, ठीक हो जाएगा। मैं तो फ़ोन कर लिया था ना, मुझे तो गाइडेंस मिल गई थी ना, आम आदमी को तो नहीं मिलती। वो कितने दिन उसको टालेगा, कब तक जाएगा? आज आपके पास टूल्स मौजूद हैं, मैं यही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। टूल्स क्या मौजूद हैं? आपने कोविड के अंदर सारी दुनिया को मैसेज भी दे दिया, आपने टूल इस्तेमाल किया टेलीफोन का, हर कॉल के अंदर मैसेज आ गया। क्या इस बात का इम्कान नहीं है कि वो बीमार गरीब आदमी किसी से बात कर सके घर से निकलने से पहले? यह ज़रूरी है कि वो 500 रुपये और 700 रुपये टैक्सी का खर्चा देकर पहले अस्पताल लाएगा उसको? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों से डिमांड कर रहा हूँ, आप पाकिस्तानी, वफादार पाकिस्तानी, नीचे से सोचें। ये मेरी ट्रेनिंग का नुकसान ये है कि क्यूरेटिव मेडिसिन की तरफ मेरा फोकस हो गया ज़िंदगी में, मैं तो खींच कर अपने आप को प्रिवेंशन की तरफ लाया। वही मेरी आपसे गुजारिश है। तो ये इस अपील के साथ देयरफॉर मैं बार बार अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री को कहता हूँ कि यार टेलीमेडिसिन ईजी एक्सेस पर जाएं, और कुछ ना कुछ प्रोग्राम शुरू हुए, मगर उस लेवल के नहीं शुरू हुए जिस लेवल का मैं समझता हूँ। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी का ये हक है, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी का ये हक है, मेरा ईमान है ये कहता है, उसका हक है कि वो टेलीफोन पर राब्ता करके अपनी बीमारी का इलाज की शुरुआत तो कर सके। दिस इज़ द बेसिक राइट ऑफ अ पाकिस्तानी, and we have the tools to be able to provide it, but we need to have a paradigm shift अपनी सोच के अंदर कि इन टूल्स को अब हम इस्तेमाल करें। आपने हेपेटाइटिस का जिक्र किया, बहुत महंगा है, वो आपने फिगर्स बताए कि 8.9% या 9% के करीब पाकिस्तान में इफेक्टिव हैं, इनका इलाज है, महंगा है। Egypt went up to 14% from what I remember of hepatitis patients. It vaccinated, it treated, and it is almost out of it. तो लिहाजा बहुत बड़ा इशू है। प्रिवेंशन इज फार ऑल्सो स्टिल नीड्स टू बी डन ना, सिंगल यूज़ सिरेंजेस के एतबार से बहुत सारा एरिया है कि उधर प्रिवेंशन का भी एहतमाम किया जाए। फिर मेडिसिन के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। वो मैं आई वुड रेफर अ बुक टू यू, एरिक टोपॉल की है डीप मेडिसिन, कि मेडिसिन के अंदर कहाँ कहाँ बहुत इनोवेटिव चेंजेस आ रही हैं, उन चेंजेस को एब्जॉर्ब करें। आपने बात की बायोटेक प्लांट्स के हवाले से, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के एतबार से बहुत कुछ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस, आपके पास बेइंतहा डेटा है, अभी एनालिटिकल एबिलिटी नहीं बढ़ी। हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के पास, हमारे अस्पतालों के पास बेइंतहा डेटा है, अभी डेटा शेयरिंग कैपेसिटी भी नहीं बनी। आपके पास इतना डेटा है कि अगर आप एनालिटिकली उसको एनालाइज करें तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को, बहुत सारे डायरेक्शंस आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। जो डॉक्टर्स अपनी क्लिनिक्स पर करते हैं, दैट्स अ रिसर्च डेटा इटसेल्फ। क्या दिया, किन सिम्टम्स में दिया, क्या नतीजा निकला, वो ये लाखों और करोड़ों लोगों का डेटा है। एंड डेटा इज़ द ऑयल ऑफ द न्यू वर्ल्ड, गोल्ड ऑफ द न्यू वर्ल्ड। तो जहाँ मैंने एरिक टोपॉल का जिक्र किया, रेडियोलॉजी के अंदर फेशियल रिकग्निशन ने एक जगह तरक्की की, तो रेडियोलॉजिकल इमेज रिकग्निशन के एतबार से रेडियोलॉजी एज अ साइंस, एज अ डायग्नोस्टिक एबिलिटी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की बात नहीं कर रहा, रेडियोलॉजी ऑफ इमेज रिकग्निशन के अंदर अब रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत कम पड़ेगी। एंड द रीसेंट डेटा सेज के इमेज रिकग्निशन प्रोग्राम्स समटाइम्स आर ऑलमोस्ट इक्वल टू या रेडियोलॉजिस्ट से बेहतर हो गए। किन फील्ड्स की ज़रूरत रहेगी? अब ताज्जुब होगा कि जिनका इंसानी हमदर्दी का ताल्लुक़ जिसका मरीज़ों के साथ है, नर्सिंग,
नर्सिंग एक फील्ड है जो दुनिया के अंदर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो जो ह्यूमन कांटेक्ट हीलिंग का है वो नर्सिंग के ज़रिए आता है। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि हमदर्दी को आप मत भूलिएगा, हमदर्दी कम से कम प्लेसिबो से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वो इंसान के अंदर की ताकत को और कॉन्फिडेंस को मोटिवेट करता है। वो जो कहते थे ना कि इस डॉक्टर के हाथ में शिफा है, दवाएं तो सबके हाथ में एक सी है ना, एक के हाथ में शिफा है, तो वो शिफा जो है वो हमदर्दी से मिलती है जब वो मरीज़ के साथ आइडेंटिफाई करता है। तो उन चीज़ों को जहन में रहना चाहिए कि जब आप डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करें तो उसके अंदर ये बात रहे। ये लाइफ के एतबार से, मेडिसिन के एतबार से जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा असर जो है वो मेडिसिन में है। जैसे मैंने कहा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, द एबिलिटी कि डायग्नोस कर लें कि इसकी डीएनए के अंदर क्या है, इसकी ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या हो सकता है, इसका प्रिवेंशन किस तरह से होगा। तो बदलती दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा फुटप्रिंट जो होगा वो इस बात का होगा कि जो नए टूल्स आपके हाथ में आ रहे हैं उनकी वजह से मेडिसिन में बड़ी तब्दीली आएगी। मैंने आज सुबह ही एक बात कोट की है किसी को, एक साहब रिटायर हुए 80 साल के, तो उन्होंने काम छोड़ा, तो उनको मैं कोट करके लिख रहा था कि देयर इज़ एन ऑथर जो हेल्थ बायोटेक के अंदर बड़ा काम कर रहा है और एक सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी भी बनाई है, नाम है पीटर डायमंडिस। पीटर डायमंडिस की कई एक किताबें, एक किताब है कि द फ्यूचर इज़ कमिंग फास्टर देन यू थिंक। ये मेरे लिए और आप सबके लिए, मेरे लिए भी है। जितना मुझे यकीन है कि फ्यूचर बड़ी तेज़ी से आ रहा है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। और दूसरा उसका कोट है जो मैं आज अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते वक्त आपको इस्तेमाल कर लेता हूँ, वो लॉन्जेविटी के अंदर बहुत चेंज आ रही है, बहुत प्रोग्रेस हो रही है। लोगों का इलाज और बजाते ख़ुद इलाज के साथ साथ लॉन्जेविटी और एजिंग को समझना और एजिंग को काउंटर करना। सो पीटर डायमंडिस सेज कि अगले 10 साल ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना कि मर जाना, क्योंकि 10 सालों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां लॉन्जेविटी के एतबार से आ रही हैं जो मार्केट के अंदर आएंगी। तो लिहाजा इस बात के साथ मैं आपसे ये भी बात कहना चाहता हूं कि आपका रिसर्च का लिंक मार्केट से जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही एबिलिटी टू डू रिसर्च बढ़ेगा और तेज़ हो जाएगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के ये आपने ज़िक्र किया कि पाकिस्तानी जो बाहर जाकर हॉस्पिटल्स में लीड कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने आप जैसे इंटेलिजेंट, होनहार और हमदर्द डॉक्टर पैदा किए और 70 और 80 और 90 की दहाई में सबको एक्सपोर्ट कर दिया। जब सबको एक्सपोर्ट कर दिया तो नतीजा ये है कि वहाँ टैलेंट उभरा। पाकिस्तानीज़ आर इक्वली इंटेलिजेंट एंड ऑफ प्रॉबली बेटर इंटेलिजेंस। इट टेक्स अ डॉक्टर गोइंग फ्रॉम पाकिस्तान, मुझे मालूम है कि जब मैं 73 में मास्टर्स करने गया यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, तो 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर मैं अमेरिकन ग्रेजुएट्स की बराबर था, इफ़ नॉट बेटर। तो लिहाजा अब हमारी ये कोई नीयत नहीं है कि आप जैसे होनहार डॉक्टर प्रोड्यूस हों और बाहर जाएं। हम समझते हैं कि मुल्क में रहकर मुल्क की जिम्मेदारी, डॉक्टर नाशीन अहमद आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम इनको एब्जॉर्ब भी करते रहें। यानी ये नहीं हो सकता कि बेरोज़गार छोड़ें और बाहर जाने से भी रोकें, मगर हम आपको एब्जॉर्ब भी करें। और इस वक्त इतनी कैपेसिटी है पाकिस्तान के अंदर, जिस एतबार से तरक्की कर रहा है और जिस एतबार से इंटेलेक्ट और जहानत को मैं एक ही लेवल पर लाना चाहता हूँ कि मगरिब में और यहाँ या मशरिक़ में और यहाँ जहानत के एतबार से हम किसी से कम नहीं हैं। बहुत सारे काम आप बड़े कमाल के कर चुके हैं। कोविड इज़ वन एग्ज़ाम्पल, डेवलपिंग ए न्यूक्लियर डिटेरेंस ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है। तो बड़े बड़े काम जहाँ आपको ज़रूरत पड़ी है आपने किया है। उसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा काम है कि कौम की सेहत की जिम्मेदारी नीचे से उठा लें। यकीनन
सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट्स के लिए क्यूरेटिव आप सारे स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, मगर फोकस हेल्थ पर करें। जिम्मेदारी है, सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है। कौम तरक्की करेगी जब हम तालीम पहुंचा देंगे और लोगों को सेहतमंद रखेंगे। एक आदमी, गरीब आदमी बीमार होता है, किसी अस्पताल में आप जाकर देख लिए, अपनी ज़मीन बेच देगा। यानी रईसों के यहाँ और अमीरों के यहाँ तो रिश्तेदारियाँ घर के बाहर नहीं जाती, वो अपनी खाला, अपने मामू, अपने चाचा के लिए भी ज़मीन बेचकर इलाज कराने आ जाएगा। और जो उसने पिछले 20 साल में ज़ख़ीरा किया था वो आपकी दहलीज पर छोड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो हमें उस लेवल का भी एहतमाम करना है और इसका भी एहतमाम करना है कि लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो इस अपील के साथ कि मेरी और आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं, और वो कौमें जो इन ज़िम्मेदारियों को संभाल लेती हैं और उसका इलाज तलाश करती हैं, वो कौमें अल्लाह ताला उनके लिए बड़े रास्ते खोलता है। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तानी कौम के लिए अब रास्ते खुलने शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया लेडीज़ एंड जेंटलमैन। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन की तकरीब से, इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में कोविड SOPs पर अमल दरामद में जिस तरह से हिचकिचाहट का मुजाहरा किया जा रहा है, पूरी दुनिया में इस तरह है। डॉक्टर्स खुदाई पेशा है और डॉक्टर्स को हमदर्दी और रहम के साथ मरीज़ों का इलाज करना चाहिए। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया।